हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू नेगोशिएट सैलरी। तो सैलरी नेगोशिएट करने के लिए कंपनी और कैंडिडेट दोनों के पास एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है और वो है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का मतलब है कि कैंडिडेट मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास या तो एक और जॉब होनी चाहिए या आपके पास वॉक अवे का ऑप्शन होना चाहिए। मतलब अगर ये जॉब आपको ना भी मिली तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली कंपनी के पास भी ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। मतलब कंपनी के पास या तो एक और कैंडिडेट होना चाहिए जिसको वो हायर करेंगे अगर आपके साथ नेगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं रहा तो, या फिर कंपनी के पास भी ना हायर करने का ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। मतलब नेगोशिएशन का सबसे पहला स्टेप है कि दोनों के पास या किसी एक पार्टी के पास ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। अगर एज अ कैंडिडेट आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है, मतलब आप 99% नेगोशिएशन नहीं कर पाएंगे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ऑल्टरनेटिव का ये मतलब नहीं है कि आपके पास एक और जॉब होना चाहिए। ऑल्टरनेटिव का ये भी मतलब है कि आपके पास वॉक अवे का भी ऑप्शन होना चाहिए। मतलब यू शुड बी ओके विथ नॉट गेटिंग दिस जॉब। अब आते हैं ये अज्यूम करके कि आपके पास ऑल्टरनेटिव है, और ये भी अज्यूम करते हैं कि कंपनी के पास भी ऑल्टरनेटिव है। तो पहले नेगोशिएट करने से पहले कैंडिडेट के पास एक रीज़न होता है हायर सैलरी का, वो है और पैसे चाहिए। बट कंपनी के पास क्या रीज़न है कि कैंडिडेट को और पैसे दें? तो सबसे पहला रीज़न आप कंपनी को ये बोल सकते हैं, डायरेक्ट डॉलर्स या डायरेक्ट अमाउंट जो कंपनी आपके द्वारा अर्न करेगी। ये तब सबसे ज़्यादा यूज़फुल है जब आप किसी डायरेक्ट बिलेबल रोल में हो। मैं आपको एग्जांपल्स दे देती हूँ। डायरेक्ट बिलेबिलिटी, अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में हो, मतलब अगर आप डॉक्टर हो, तो डॉक्टर की वजह से एक हॉस्पिटल में आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में फ़ीस डायरेक्ट बढ़ेगी। जितने घंटे डॉक्टर आप पेशेंट्स को देखेंगे उतने घंटे आप हॉस्पिटल को फ़ीस अर्न कर पाएंगे। आप टेस्ट के माध्यम से हॉस्पिटल को डायरेक्ट रेवेन्यू दे सकते हैं। आप ऑपरेशंस के द्वारा हॉस्पिटल को डायरेक्ट रेवेन्यू दे सकते हैं। तो एक डॉक्टर डायरेक्टली बिलेबल है, मतलब एक डॉक्टर के हायर करने की वजह से हॉस्पिटल को डायरेक्ट रेवेन्यू मिलेगा। सिमिलरली इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, किसी इंजीनियर की बात हम करें, तो बिलेबल आवर्स आप देख सकते हैं। कस्टमर हर एक घंटे का कंपनी को पे करेगा। पायलट की आप बात कीजिए तो फ्लाइंग आवर्स। तो इस तरह से पहले आप चीज़ ये देखें कि आप अगर आपने जिस रोल में अप्लाई किया है वो अगर डायरेक्टली रेवेन्यू अर्निंग वाला रोल है, तो आप पोटेंशियल के हिसाब से नेगोशिएट कर सकते हैं कि मेरी वजह से या इस रोल की वजह से कंपनी को इतना फ़ायदा होने वाला है डायरेक्ट, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए। सेकंड ऑप्शन आपके पास आता है, कुछ रोल्स ऐसी होती हैं जिसमें डायरेक्ट कंपनी को रेवेन्यू नहीं मिलता उस रोल की वजह से। तो आप ये देखें कि क्या ये रोल कॉस्ट सेविंग वाला रोल है। मतलब क्या इस रोल की वजह से कंपनी को पैसों में फ़ायदा होने वाला है। मैं कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ। अगर कोई ऐसी कंपनी है जो डेली अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कैब हायर करती है, तो कंपनी के लिए एक कार खरीद के ड्राइवर रखना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, बिकॉज ड्राइवर उनको ज़्यादा चीप पड़ेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि आपके बेस लाइन सिनेरियो से ये रोल ले लेने से कितने पैसे कंपनी को बच जाते हैं। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि मेरी वजह से या इस रोल की वजह से कंपनी को इतनी कॉस्ट सेविंग होगी, तो उसमें से थोड़ा मेरी सैलरी में आप पास ऑन कीजिए। बहुत सारे आईटी आउटसोर्सिंग इसी कॉन्सेप्ट पे होते हैं कि अगर सस्ता पड़े तो आईटी डिपार्टमेंट को इन हाउस रख लेते हैं, ना पड़े तो आईटी डिपार्टमेंट को आउटसोर्स कर देते हैं। तो जहाँ पे इन हाउस है, कंपनी को कॉस्ट सेविंग है, तो आप ये बात बता के नेगोशिएट कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है क्रिटिकलिटी का। कुछ रोल्स ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट बिलेबल नहीं है, कॉस्ट सेविंग भी नहीं देती, तो फिर हम कैसे नेगोशिएट करें। अब ये देखिए कि क्या आपका रोल कंपनी के लिए क्रिटिकल तो नहीं है। क्रिटिकल का मतलब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर कोई पायलट है
अगर पायलट का पोस्ट खाली है तो फ्लाइट नहीं उड़ेगी, मतलब कंपनी को सीधा सीधा नुकसान है। वो रोल बहुत ही क्रिटिकल है। बैंक में आप कैशियर की बात कीजिए, बैंक में कैशियर ना होने की वजह से बैंक तो चलेगा, लेकिन क्या वो इफेक्टिवली चल पाएगा? तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे रोल्स होते हैं जो क्रिटिकल होते हैं। अगर आप रियलाइज़ करते हैं कि आपने जिस रोल के लिए अप्लाई किया है वो क्रिटिकल है, तो आप उस पॉइंट पे भी नेगोशिएट कर सकते हैं। चौथा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये आपको इजीली नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आपको इसका आइडिया है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं सैलरी नेगोशिएट करने के लिए। और ये है स्किल मार्केट का। स्किल मार्केट का मतलब क्या है? स्किल मार्केट का मतलब ये है कि जिस रोल के लिए कंपनी आपको इंटरव्यू कर रही है, उस रोल के लिए मार्केट में कितनी स्किल अवेलेबिलिटी है, मतलब कितने ऐसे लोग हैं जो इस रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्वालिफाई भी हो जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल्स दे देती हूँ। अगर किसी ने मांगा कि उनको 20 ईयर्स ऑफ ई कॉम एक्सपीरियंस चाहिए, ऐसे कितने लोग होंगे जो 20 साल से ई कॉमर्स में काम कर रहे हो? क्योंकि ई कॉमर्स तो नई इंडस्ट्री है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेशर्स मिलेंगे आपको, या 4-5-10 साल के एक्सपीरियंस के लोग मिल जाएंगे। 20-30 साल के एक्सपीरियंस के लोग मिलना मुश्किल है। तो अगर आप उन गिने चुने लोगों में से है जिनके पास ये नीश स्किल है, तो आप कंपनी के साथ नेगोशिएट कर सकते हो कि मेरे अलावा आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो व्हाई नॉट पे मी मोर। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। अभी रीसेंट क्राइसिस के चलते अगर किसी ने कहा कि उनको पैंडेमिक के दौरान क्या मेजर्स लेनी चाहिए, इसका एक्सपीरियंस चाहिए, तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनके पास इस तरह का एक्सपीरियंस होगा। अगर हम यही 2040 की बात करें, तो 2020 में जितने भी लोगों ने इस पैंडेमिक को हैंडल करने में थोड़ा भी हेल्प किया हो, तो 2040 में ये स्किल काफ़ी लोगों के पास होगा, लेकिन एज ऑफ 2020 बहुत कम लोगों के पास होगा। तो आप वो भी बोल सकते हैं कि देखिए, ये जो स्किल आप मांग रहे हैं ये मार्केट में नहीं है, मेरे पास जो है वो सबसे बेटर है। तो वो देख के भी आप नेगोशिएट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे ब्रॉड पॉइंट्स। नेगोशिएट करने से पहले ये देख लीजिए कि आपके पास और कंपनी के पास क्या ऑल्टरनेटिव है। हमेशा वॉकिंग अवे का ऑल्टरनेटिव आप अपने पास रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से नेगोशिएट कर पाएंगे। बाकी ये 4 ब्रॉड एरियाज है जिससे आप यूज़ करके अपनी सैलरी नेगोशिएट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक दे देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।